गुड मॉर्निंग सम स्टूडेंट्स। आंसू काव्य की हमारी जो अगली व्याख्या है वह इस प्रकार है। देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दो पुरन से, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किसके। यहाँ कवि ने प्रिया के, जो उसकी प्रिया है, उसके कानों का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि प्रिया के मुख कमल अर्थात कमल के समान मुख के समीप सजे थे, मानी के निकट ही कमल के सुकोमल पत्तों के समान दो कान सुशोभित हो रहे थे। कमल के सुकोमल जो पत्ते हैं उनके कान किसके समान थे? कमल के सुकोमल पत्ते के समान। कमल का जो पत्ता होता है बहुत ही सुकोमल होता है, तो उन सुकोमल पत्तों के समान ही उनके जो दो कान थे वे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे, शोभामान हो रहे थे। इन कानों का सौंदर्य केवल बाह्य नहीं था, आंतरिक भी था। अर्थात ये बाहरी रूप से ही सुशोभित नहीं हो रहे थे, वो अंदर से भी सुंदर प्रतीत हो रहे थे। जल बिंदु सरल ठहरे कब, उन कानों में दुख किसके। उनमें कभी किसी दुखी व्यक्ति की वेदना के स्वर उसी प्रकार नहीं ठहर पाते हैं, अर्थात वे किसी दुखी की पुकार को उसी प्रकार नहीं सुन पाते हैं जिस प्रकार कानों में दुख जल बिंदु सदृश ठहरे थे। इस प्रकार कमल का जो पत्ता होता है उस पर जल की बूंदें नहीं ठहर सकती, उसी प्रकार उस प्रिया के कानों में भी किसी का दुख एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकता, अर्थात वे किसी के दुख से कभी भी विगलित नहीं होती, पीड़ित नहीं होती। इसी कारण से शायद वो मेरी व्यथा को भी नहीं सुन पा रही है। थी किस अनंग के धनुष की वह शिथिल सिंजनी दुहरी, अलबेली बहुलता या तन छवि सरकी नभ लहरी। यहाँ पर नायिका की भुजाओं का वर्णन किया गया है कि उसकी जो भुजाएं हैं वे भी बहुत ही सुंदर है और वो कामदेव की प्रत्यंचा के समान है। कवि कहते हैं कि वे किसी ऐसे जो अशरीरी कामदेव के धनुष की ढीली की गई, कैसी कामदेव का जो धनुष है उस पर ढीली की गई प्रत्यंचा हो, कि प्रिया की भुजाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है वह मानो कामदेव के धनुष की शिथिल और दोहरी डोरियां है, या मस्ती में खोई हुई भुजा रूपी क्या है, लताएं हैं। अलबेली भाऊ लताया, या क्या है, वो एक लता के समान है। कहने का मतलब है कि इन बाहों में सौंदर्य इतना अधिक है कि इन्हें देखते ही मन में काम भावना उत्पन्न हो जाती है, और कभी कभी ये भुजाएं हवा में लहराती हुई लता के समान प्रतीत होती है ना। अलबेली बहु लता या तनु छवि सरकी नभ लहरी है, ऐसा उसका जो तन छवि, तन माने उसके शरीर की छवि माने जो सौंदर्य है वह इतना सुंदर है कि ऐसी लगती है मानो कोई एक सुंदर लता हो। अगली व्याख्या है, चंचल स्नान कर आवे चंद्रिका पर में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। प्रस्तुत पंक्तियों में वही कवि ने प्रिय के शरीर की शोभा का वर्णन किया गया है कि उनका जो अंग प्रत्यंग है वह बहुत ही सुंदर है और अनुपम है। प्रिय के शरीर की अद्भुत शोभा का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं, देखिए कि मेरे प्रिय के पावन शरीर की कांति अनुपम है, वह ऐसी लगती है, अर्थात उस शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो है उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। ऐसा प्रतीत होता है मानो बिजली पूर्णिमा की चांदनी में नहा करके आई। चंचल स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसे, कि बिजली जो है वह चांदनी में स्नान करके आई हो। उसके शरीर की कांति अत्यंत उज्ज्वल थी और उसमें माधुर्य का संचार हो रहा था। वे कैसे चंचल स्नान करावे,
तो इसलिए उनका जो सौंदर्य है और शरीर का जो सौंदर्य है वह ऐसा लग रहा था मानो बिजली पूर्णिमा की चांदनी में नहा करके आई हो। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस छाया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। प्रिया के रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरी स्मृति में प्रिया का जो रूप उभरा था वह मात्र छलना थी, छल था, कपट था। उस रूप का केवल मुझे आभास था, लेकिन वह जो आभास था वह असत्य था, उसमें सत्यता का भास नहीं था। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। इतना होने पर मुझे उस रूप के प्रति गहरा विश्वास था। मुझे पता है कि इनका जो रूप है वह कपट है, छल है, फिर भी उसमें इतना आकर्षण था कि मैं उनकी ओर खिंचता ही चला गया। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था, क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि यही नहीं, प्रिया के मायावी रूप के प्रति मैं बराबर निष्ठावान बना रहा। कहने का मतलब यह है कि उनका मेरे प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं था, फिर भी मैं उनके प्रेम की तरफ खिंचता ही चला गया। वह रूप ही केवल या रहा, हृदय भी उसमें जड़ता की सब माया थी, चेतन समझकर मुझ में। वह रूप ही केवल। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रिया का ऐसा अनोखा और आकर्षक रूप केवल बाहरी सौंदर्य ही था, उनके अंतर्गत हृदय नहीं था, अर्थात उनके अंतर्गत भाव नहीं थे। वह मात्र बाह्य सौंदर्य था, आंतरिक रूप से वह इतनी सुंदर नहीं थी। उनका जो हृदय था वह मलिन था, क्योंकि उसमें कोमल भावनाओं का अभाव था। मैं तो उनके प्रेम के योग्य नहीं था, जड़ता थी, सब माया थी, चेतन समझकर मुझ में जड़ता थी, परंतु उस प्रिया ने मुझ में सजीवता मानकर अपना लिया था। जड़ता के भ्रम में मुझे अपना प्रियजन मान लिया था, अर्थात उन्होंने मुझे अनजाने में ही अपना प्रिय माना था। पर कि वास्तविकता यह थी कि प्रिया के रूप में भावना भी होती तो आज मैं उनके भ्रम में इतना व्यथित नहीं होता। वस्तु तो मुझे चेतना से युक्त समझ लेने के कारण जड़ता की माया ने मुझे प्रभावित कर दिया और मैं उनके रूप सौंदर्य पर बावला हो गया, चेतना शून्य हो गया है। इसलिए उनका जो बाह्य सौंदर्य था वही आकर्षक था, आंतरिक सौंदर्य में नहीं। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। मेरे जीवन की उलझन। कवि कहते हैं कि प्रियतम की बिखरी हुई केश राशि के आकर्षण में मेरा जीवन भी उलझ गया। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनके अलके, कि उनके जो केश राशि बिखरी हुई थी, उन बिखरी हुई केश राशियों की उलझन के समान ही मेरा जीवन भी उनके रूप सौंदर्य में उलझ गया और मैं अपनी चेतना शून्य होकर उनके प्रेम पास में बंध गया। पीली मधुर मदा किसने थी बंद हमारी पलके, और मैं उनके प्रेम में इतना अंधा हो गया, आनंद विभोर हो गया कि इसी बीच किसी ने मेरे जीवन की संपूर्ण मादकता अर्थात मादक सुरा को या मधुर भावना को आकर के पी लिया। अतः पलक झपकते ही कोई मेरे जीवन के समस्त सुखों को मुझसे चुरा करके ले गया। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार मदिरा पान करने वाले व्यक्ति की आंखें बंद सी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार सुदिव्य सौंदर्य को देखकर मेरी आंखें भी बंद सी हो गई और बंद हो जाने के पश्चात मेरा जो प्रेम था उस प्रेम को किसी और ने छीन लिया। ज्यों ज्यों उलझन बढ़ती थी बस शांति व्यस्त बैठी थी, उस बंधन में सुख बंधता करुण रहती ऐंठी सी थी। प्रिया के अलकों में मेरा मन बुरी तरह उलझ गया। जैसे जैसे मेरे मन की यह उलझन बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी मानसिक शांति और भी अधिक आंचती जाती थी।
अर्थात जैसे जैसे उलझन बढ़ती थी मेरे मन में प्रियतम की मधुर स्मृतियों को याद कर शांति की अनुभूति होती थी। उस बंधन में सुख बंधता, करुणा रहती ऐंठी सी थी। उस बंधन में भी एक प्रकार का सुख था, आनंद था। प्रिय की रूप राशि के साथ बंध जाने से, अर्थात उनकी ओर मेरा मन आकृष्ट हो जाने से मेरा मन अत्यधिक आनंद की अनुभूति करता था, जिसमें करुणा आदि की अनुभूति का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। करुणा रहती ऐंठी सी, ऐंठी मतलब करुणा का भाव वहाँ उत्पन्न नहीं होता था, इसलिए करुणा की ऐंठी सी कहा करता, वहाँ करुणा नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि प्रिय के साथ बंध जाने पर मुझे एक अजीब से आनंद की अनुभूति हुई और वह बंधन भी मुझे सुखद प्रतीत हुआ। उसमें सच्ची सुख शांति मुझे प्राप्त हुई, इसलिए वहाँ करुणा जैसे भावों का आना तो संभव ही नहीं था। हिलते द्रुमदल कल किसले, देती गलवाही डाली, फूलों का चुम्बन छिड़ती, मधुओं की तान निराली। हिलते द्रुमदल कल किसले, कि मुझे तो चारों ओर प्रकृति हर्षित सी दिखाई देती थी। द्रुमदल कल किसले, यहाँ के जो वृक्ष थे, द्रुमदल वृक्षों का जो समूह था, कल कोमल ही प्रतीत होता था, देती गलवाही डाली सी। वृक्षों के समूह अत्यधिक प्रसन्नता में झूमते दिखलाई देते थे। किसले, उन पर नवीन नवीन कोपलें फूट रही थी। किसले का होता है कोपलों का फूटना। वृक्षों की डालियां हवा के झोंके में एक दूसरे से लिपटी हुई थी। गलवाही डाली, जो वृक्षों की डालियां थी वो हवा का झोंका चल रहा था, उसमें एक दूसरे से लिपटी हुई थी। फूलों का चुम्बन छिड़ती, मधुओं की तान निराली थी। चारों ओर पुष्पों की सुगंध व्याप्त थी। भौरे इन पेड़ों पर लगे हो फूलों का क्या करते थे, चुम्बन, फूलों का चुम्बन करते दिखते थे। छिड़ती मधुओं की तान निराली थी, और जो मधु थे उनकी जो गुनगुनाने की जो आवाज़ आती थी वह एक संगीत की भांति प्रतीत होती थी। ऐसा लगता था मानो चारों ओर का वातावरण बहुत ही सुखद हो। मुरली मुखरित होती थी, मुकुलों के अधर विहसते, मकरंद बहार से दब गए शरणों में स्वर्जा बसते। मादकता के वातावरण में मुरली मुखरित होती सी थी। जो भमरे गुनगुनाते थे तो वे ऐसे लगते थे मानो मुरली की ध्वनि सुनाई दे रही हो, अर्थात मुरली ही यहाँ क्या हो रही तो मुखरित हो रही हो। मुकुल के अधर विहसते, मुकुला होता है कलियाँ, ठीक है, कलियाँ खिलकर पुष्पों का रूप धारण कर लेती थी, तो ऐसी लगती मानो वो हंस रही हो। फिर मुरली की यह ध्वनि पुष्प रस के भार के कारण पुष्पों के भीतर जा बसती थी। मकरंद भार से दब जाती, श्रवणों में स्वर जा बसती। मुरली की यह ध्वनि पुष्प रस के भार के कारण पुष्पों के भीतर जा बसती थी। कहने का मतलब यह है कि चारों ओर भौरे के गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देती थी और वे हमारे हृदय में आकर बस जाती